नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट रूल। इट इज व्हाट इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2। ये सब रूल 1 वो क्या था? इट वाज द केस ऑफ डीम्ड एडमिशन, DA। सब रूल 2 क्या था? जजमेंट, प्रोनाउंसिंग जजमेंट। In exercising its discretion under the proviso to sub rule 1 or under sub rule 2. Sub rule 1 क्या था? Deemed admission. Sub rule 2 is regarding judgment. The court shall have due regard to the fact whether the defendant could have or has engaged a pleader. This is the guiding rule for the court. This is the guiding rule for the court, that while taking any decision under sub rule 1 or sub rule 2, the court should consider a fact whether the defendant could have engaged a pleader or whether he has engaged a pleader or not. So यहाँ से पता चलेगा कि what kind of action should be taken against the defendant. If he was not having any facility, if his financial resources are such that he could not engage a pleader, he did not engage a pleader, तो ये माना जा सकता है बेनिफिट की भी ही इज नॉट अवेयर ऑफ द लीगल प्रोपोजिशंस, सो देन द कोर्ट कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। तो ये कोर्ट के लिए गाइडलाइन है। यहाँ प्रीलिम्स से क्वेश्चन तो शायद बनाने को कहीं से बना दे क्वेश्चन को, लेकिन हरियाणा, दिल्ली में कहीं से बन जाता है क्वेश्चन, कई बार बहुत अंदर से पूछते हैं। तो ध्यान रखना कि जब एज ए कोर्ट यू विल डिसाइड, यू विल टेक केयर इन योर माइंड, यू विल टेक केयर दैट whether the defendant has engaged any pleader or not। बहुत समझाने की बात नहीं है इसमें, पढ़ने की बात थी। आगे, whenever a decision judgment is pronounced under this rule, a decree shall be drawn up in accordance with the judgment। बहुत सिंपल सी है बात, और कोई बात ही नहीं इसमें, इसको कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। पढ़ देता हूँ एक बार फिर भी कि अगर कोई जजमेंट प्रोनाउंस होता है, जजमेंट कहाँ प्रोनाउंस हो रहा है? whenever a judgment is pronounced, यानी कि सब रूल 2 में A decree shall be drawn up, तो जजमेंट के बेस पर डिक्री shall be drawn up in accordance with the judgment, and such decree shall be the date on which the judgment was pronounced. So the decree, date of the decree shall be the date of judgment. So note very important. So this was the rule 5. So I have explained to you rule 3, 4 and 5. All 3 rules have been explained to you. अब कुछ और चीज देख लेते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन समझते हैं। स्पेसिफिक डिनायल्स का और ये सब क्या क्या होता है, एक बार को और अच्छी तरीके से कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, इसको समझते हैं। इवेसिव का मतलब, इस इलस्ट्रेशन को समझिए आप। इस इलस्ट्रेशन में
I read it for you. In an action against a lessee, against a lessee, okay, यानी कि tenant to set aside the lease. तो lesser is the plaintiff, जिसने अपनी property lease पे दी है. He is the plaintiff and he is the defendant. Lessee is the defendant. The plaintiff makes allegation what? That defendant offered to the manager of the plaintiff a bribe of 5,000 at his office on such date. So these are the allegations. These are the allegations made in the plaint. Plaint के allegation है ये. These are the allegations in the plaint. Now, defendant, what is the WS? He states that what? He did not offer to the plaintiff manager a bribe of rupees 5,000 at the defendant's office. ये एलिगेशन क्या था? एलिगेशन क्या प्लेंटिफ का कि यू ऑफर्ड रुपीज 5,000 ब्राइब एट योर ऑफिस ऑन 15 जनवरी. आपने क्या जवाब दिया? मैंने अपने ऑफिस में 15 जनवरी को 5,000 रुपए की रिश्वत ऑफर नहीं की. ये क्या बात हुई? अब इस आंसर में कई संभावनाएं छुपी हुई हैं. क्या संभावना है? कि ये हो सकता है कि मैंने 4,000 की रिश्वत उस डेट को दी थी. ये हो सकता है. ये भी एक संभावना है कि मैंने रिश्वत अपने ऑफिस में उस डेट पर नहीं दी थी, यानी कि किसी और डेट पर दी थी. तो इसे कहते हैं इवेजिव. डिनायल इज इवेजिव. इससे बात कहेगी डिनायल इवेजिव नहीं होना चाहिए. रूल 4 यही है ना. रूल 4 में क्या बात कही गई थी कि डिनायल इवेजिव नहीं होना चाहिए. तो दिस इज एन इलस्ट्रेशन टू शो यू कि व्हाट डू यू मीन बाय द इवेजिव डिनायल. कि डिनायल इवेजिव का मतलब क्या है. इन दैट केस पॉइंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? ऑफर ऑफ ब्राइब. नोट द डेट कि कौन सी डेट पे था. जो रूल 4 को देखना, आप रूल 4 को दोबारा देखते हैं हम लोग. उसमें एक वर्ड था दिस. ये जो वर्ड था मैंने समझाने की कोशिश समझाया था आपको. हिज रिप्लाई must not be evasive but he must answer the point of substance. and in our illustration, इस illustration में what is the point of substance? offer of bribe is the point of substance. कि रिश्वत ऑफर की गई थी या ऑफर नहीं की गई थी, किस डेट पे की गई, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. समझे? कोई अमाउंट अलग भी हो सकता था, किसी अदर डे पर भी हो सकता था, डिफरेंट प्लेस पर भी हो सकता था. तो बेसिकली ही हैड ऑफर्ड द ब्राइब और नॉट. दिस वाज द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस. और इसको डिफेंडेंट ने एड्रेस करना चाहिए था इस तरीके से. उसको ऐसे कहना चाहिए था, दिस इज. He never offered a bribe of rupees 5,000 or of any other sum on any day at any place. Now you see, this is the clear-cut denial. ये specific denial हुआ. This is not evasive. He never offered a bribe of rupees 5,000. ठीक? तो this is to the plaintiff's manager as alleged or at all. तो ये था आपका इवेजिव डिनायल का एग्जाम्पल. नेक्स्ट एक एलिगेशन हो रहा है. इफ द प्लेंटिफ असर्ट्स दैट डिफेंडेंट ब्रोक एंड एंटर्ड इनटू द शॉप ऑफ द प्लेंटिफ. अब देखो क्या एलिगेशन आया इसमें. डिफेंडेंट ब्रोक एंड एंटर्ड इनटू द शॉप ऑफ द प्लेंटिफ. डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ की दुकान में तोड़ा फोड़ी करके घुस गया. अब इसमें दो बातें आ गई. अब देखो इसमें ही एंटर्ड इनटू द शॉप, एक यानी कि ही टुक द पोजेशन, एंड द शॉप, दिस वाज द शॉप ऑफ द प्लेंटिफ. ये भी इसमें आ गया साथ साथ. दोनों बातें आ गई. आप आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? कि नॉट ओनली ब्रोक एंड एंटर्ड इनटू द शॉप, दैट शॉप बिलोंग टू द प्लेंटिफ. ये एलिगेशन है प्लेंटिफ का. आगे and seized, took and carried away the furniture, stock, this. अब पढ़िए. The correct denial will be he never broke or entered into the shop of the plaintiff and this. तो ये never की वजह से
नेवर की वजह से इसमें सब कुछ आ गया। इसमें एक टाइप आता है कंपाउंड एलिगेशन, जिसको हम इसको भी कंपाउंड बना सकते थे, लेकिन चलो कंपाउंड एलिगेशन को यहां पे समझाते हैं आपको। कंपाउंड एलिगेशन और समझिए, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट फैक्ट्स इन द प्लेंट। क्या मतलब, देखिए जैसे अभी ये मैंने समझाया आपको कि डिफेंडेंट ब्रोक्ड एंड एंटर्ड इनटू द शॉप ऑफ द प्लेंटिफ, इसको हम कंपाउंड एलिगेशन भी समझ सकते हैं। कंपाउंड एलिगेशन मतलब कि एक ही एलिगेशन में दो बातें आ रही हो। क्या, अगर केवल इतना ही पढ़ें कि प्लेंटिफ का एलिगेशन क्या है, कि प्लेंटिफ ने कहा कि जी मेरी दुकान का शटर तोड़ा, इसने एंट्री की और कब्जा लिया इसने, तो ये क्या हुआ, कंपाउंड एलिगेशन हुआ। कैसे हुआ कि दो एलिगेशन आ गए इसमें, कि एंट्री फोर्सफुल हुई और वो शॉप भी मेरी थी वो। अब ऐसे केसेस में जहां पर कंपाउंड एलिगेशंस आएंगे, प्लीज कीप इट इन माइंड दैट, पढ़िए अब इसके बार बेटर, एक बार लैंग्वेज पढ़नी चाहिए आपको, दैट ए सिंगल डिनायल ऑफ द होल एलिगेशन शुड नॉट बी मेड। आप उसका सिंगल डिनायल नहीं करेंगे, समझे। इन दैट केस you should deny each of such facts like this: defendant never took the possession of the house and the house is not or shop is not of the plaintiff। इसके दो इस तरह से करना चाहिए अलग अलग, आप समझ रहे हैं। ये दिस इज द केस ऑफ कंपाउंड एलिगेशन, कि जहां पर एक लाइन में दो बातें कह जाए इंसान, तो आपको यू शुड ब्रेक इनटू पीसेस एज ए डिफेंडेंट, यू शुड ब्रेक इट। दिस इज, पढ़िए, डिफेंडेंट शुड ब्रेक द एलिगेशन इनटू सेपरेट पार्ट्स एंड डिनाई ईच ऑफ देम सेपरेटली लाइक दिस: डिफेंडेंट नेवर टुक पोजेशन। ये पहला एलिगेशन का जवाब हुआ उसका, कि मैंने वो लिया ही नहीं पोजेशन इस तरीके से। एंड सेकेंडली, ये आपकी शॉप, ये आपके हाउस था ही नहीं, क्योंकि आप जो चुपचाप एक धीरे से अपनी बात सरका दी कि मेरा घर। अगर केवल एक ही बात पर डिनाइल करूंगा मैं कि आई डिड नॉट टेक पोजेशन, ओके, लेकिन एटलीस्ट देखो जज साहब, मैंने ये भी कहा था कि ये दुकान मेरी है, इस पर इनका कोई जवाब नहीं है। इट मीन्स इट इज द केस ऑफ डीम्ड एडमिशन, एडमिट कर लिया उन्होंने खुद ही। तो defendant should be very clever on this point, that he must say that this house is also not of your, this shop is also not yours। so compound allegation बोलते हैं इस तरीके से, आपको इसमें इस तरीके से डील करना चाहिए इसको, बस और कुछ खास नहीं है इसमें। आई बिलीव कि अब आपको मैंने सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर दिया है। 3, 4, 5 इतनी डिटेल में ना कोई पढ़ता ना ही कोई पढ़ाता है, लेकिन मुझे लगा कि ऑर्डर रेट कराना ही है तो बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। अब यू लेट मी नो, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।